बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनको सीने में जलन रहती है, मुंह के अंदर खट्टा टेस्ट रहता है और ऐसे लगता है कि जो मैदे के आपका फूड है, मैदे के कंटेंट हैं वो ऊपर आ रहे हैं। सो आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं वो है गर्ड। मेडिकल की ज़ुबान में हम इसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि इट इज़ द बैक फ्लो ऑफ स्टमक कंटेंट इनटू द ईसोफेगस, यानी आपके मैदे से जो फूड कंटेंट है वो आपकी खुराक की नाली के अंदर अगर वो रिफ्लक्स कर जाएँ, पीछे चले जाएँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, गर्ड कहते हैं। अब इसकी बहुत सी कॉजेज़ होती हैं। हाइटिस हर्निया की वजह से हो सकता है, एब्डोमिनल ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, मोटापे की वजह से प्रेशर इंक्रीज़ करता है और आपके जो फूड कंटेंट है वो ऊपर जा रहा होता है। इसके साथ साथ रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस की वजह से अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो जाए ईसोफेगस की, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के अंदर भी हार्ट बर्न का प्रॉब्लम और गर्ड का प्रॉब्लम हो जाया करता है। सो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं। सो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसकी बेसिक रीज़न क्या होता है, बीमारी होती क्यों है। एक सर्कुलर मसल होता है जिसे हम कहते हैं LES, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। एक सर्कुलर सा एक रिंग सा होता है। तो ये क्या करता है, जहाँ पर आपकी खुराक की नाली आपके मैदे के साथ मिल रही होती है, ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है एज अ कंट्रोल वाल्व। जब भी फूड ऊपर से आता है तो ये रिलैक्स करता है और फूड आपकी खुराक की नाली से आपके मैदे के अंदर चला जाता है। सो अब ये क्या होता है, आपकी गर्ड के अंदर क्या होता है कि जो LES है इसका प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है और इसका जो प्रेशर है ये डिक्रीज़ कर जाता है। अब डिक्रीज़ करने से मुराद ये है कि आपका जो स्टमक कंटेंट है वो बैक फ्लो करना शुरू कर देता है आपकी ईसोफेगस के अंदर। सो क्या होता है, आपका LES प्रेशर गर्ड के अंदर डिक्रीज़ कर जाता है। अब जो नॉर्मल फिनोमेना होता है, जब भी फूड पैसेज आ रहा होता है तो आपका जो ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होता है, फूड आपके मैदे के अंदर पास करता है और जब वो फूड पास कर देता है तो LES क्लोज हो जाता है। लोअर ईसोफेजियल जो स्फिंक्टर है वो मसल क्लोज हो जाता है और आपका जो बैक फ्लो होता है वो कंट्रोल हो जाता है, यानी नॉर्मली ऐसा हो रहा होता है। लेकिन गर्ड के अंदर क्या होता है कि आपका जो वो स्फिंक्टर है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। एक तो वो रिलैक्स रहता है, उसका जो टाइमिंग है वो ज़्यादा देर तक रिलैक्स रहता है और दूसरा ये होता है कि डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है, यानी जो मैदे से आगे इखराज होता है खाने का वो सही तरह से हो नहीं पा रहा होता। सो जो मैदे के अंदर आपका फूड मौजूद होता है वो जब वहाँ पर पहुँचता है तो एसिड प्रोडक्शन होती है, वहाँ पर गैस्ट्रिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है, बाइल होता है, उसके साथ मिक्स होता है। अब जब LES रिलैक्स रहता है काफ़ी देर के अंदर तो वो जो एसिडिक फूड होता है वो फिर पीछे जाना शुरू करता है ईसोफेगस के अंदर और उस वजह से आपको इरिटेशन होती है, आपको हार्ट बर्न के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो ये वजह होती है कि आपके जो स्फिंक्टर है वो एक तो रिलैक्स रह रहा होता है प्रोलॉन्ग्ड और आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग भी डिले हो रही होती है। नॉर्मली वो वाल्व बंद हो जाता है लेकिन गर्ड के अंदर वो सही तरीके से बंद नहीं हो पा रहा होता। मेन सिम्टम्स से हमने बात कर ली। हार्ट बर्न, जब डेफिनेटली एसिडिक फूड ऊपर जाएगा तो आपको हार्ट बर्न, ऐसे सीने के अंदर जलन महसूस होगी, सावर टेस्ट रहेगा और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे फूड आपके मुंह को की तरफ आ रहा है। इसके साथ साथ ब्लोटिंग और बेल्चिंग का बहुत कॉमन सिम्टम होता है, आपको ब्लोटिंग फील हो रही होती है गर्ड के केस के अंदर। तो इसकी मैनेजमेंट क्या है, इसको ठीक कैसे किया जाता है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट शेयर करता हूँ और थोड़ा सा हम ओवरव्यू मेडिकल ट्रीटमेंट का भी लेंगे। तो सबसे पहले तो आपने एक अपराइट पोस्चर मेंटेन करके रखना होता है 45 डिग्रीज़ के ऊपर। जब भी आप खाना खा रहे हो कोशिश करें आप लेटे हुए या सोते हुए खाना मत खाएं और ये जो पोस्चर है आप कोशिश करें कि कम से कम 45 से 60 मिनट तक आप मेंटेन करके रखें जब आपने खाना खा लिया है। एक और तरीका होता है, जब भी आप सो रहे हो तो अपना जो हेड है वो कम से कम 6 इंच तक एलिवेट करके रखें आपका, यानी हेड आपके जिस्म के लेवल से 6 इंच ऊपर होना चाहिए। तो इससे भी जो रिफ्लक्स का चांस है वो कम हो जाता है। कोशिश करें जब आपने खाना खाया तो उसके 2 से 3 घंटे बाद से फ़ौरन सोने से आप इसको गुरेज करें। इसके साथ साथ अगर आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा है तो कोशिश करें कि आप अपना वज़न कम करें। इससे क्या होगा कि जब भी आपकी एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है तो आपका जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है और मैदे के ऊपर दबाव ज़्यादा होता है और खाने का जो ऊपर रिफ्लक्स है उसका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो डेफिनेटली फूड ऊपर की तरफ आएगा। इसके साथ अगर आपको स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन की आदत है तो फिर ये आपने छोड़ देनी है, क्योंकि स्मोकिंग और जो अल्कोहल है ये भी जो सिम्टम्स होता है इसको वर्सन कर देता है। इसके साथ साथ एक और जो टिप हो सकती है कि आप जो एब्डोमिनल रीजन के गिर्द बहुत टाइट क्लोथ्स आपने नहीं पहने, क्योंकि आप टाइट क्लोथ्स पहनेंगे तो मैकेनिकल प्रेशर जनरेट होगा और उस वजह से भी जो आपका रिफ्लेक्स है वो हो रहा होता है।
डाइट के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत बड़े मील्स आपने नहीं लेना, ऐसा नहीं करना आपने अपने आपको यहाँ तक भर लेना है, तो बहुत बड़े मील्स मत लें। दूसरा जो हो सकता है कि आपने फैटी फूड जो है वो अवॉइड करना है। फ्राइड आइटम्स आप कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। हाई जो फैट डेयरी होती है, आइसक्रीम वगैरह हो गया, इसको आपने अवॉइड करना है। हाई फैट जो चीज़ेस वगैरह होते हैं आप उनको भी अवॉइड करें। स्पेसिफिकली आपने तली हुई जो अशिया है उनको आपने बिल्कुल कम यूज़ करना है। अब होता क्या है कि जो फैटी फूड होता है, एक तो ये जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है वो डिले कर देता है। फूड ज़्यादा देर तक आपके मैदे में रहेगा और आगे नहीं जा पाएगा, तो चांस है कि वो बैक फ्लो कर जाए। दूसरा जो LES प्रेशर होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर होता है, उसको भी डिक्रीज़ कर देता है। अब क्या होगा, एक तो वॉल्यूम भी ज़्यादा आपके मैदे के अंदर पड़ा हुआ है, ज़्यादा फूड पड़ा हुआ है और वो बाहर भी नहीं जा रहा, और आपका जो स्फिंक्टर है वो भी रिलैक्स है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो फूड है वो पीछे की तरफ जाए। एक आपने इंश्योर करना है कि आप आपकी जो प्रोटीन इनटेक है वो भी सफिशेंट हो, बहुत कम भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो। मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर एक मॉडरेट प्रोटीन, मॉडरेट कार्ब्स और जो लो फैट डाइट है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। अब इसकी रीज़न क्या है कि प्रोटीन, पहले कहते थे कि प्रोटीन खाने से जो है इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, लेकिन अब रीसेंट स्टडीज़ ये नहीं कहती। लेकिन फिर भी आपका म्यूकोजल डैमेज हो रहा होता है गट के साथ, इसके साथ अल्सर का चांस बढ़ जाता है। तो इसकी रिकवरी के लिए जो आपकी प्रोटीन इंटेक है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। इसके साथ साथ चॉकलेट और कॉफ़ी को आपने अवॉइड करना है। चॉकलेट और कॉफ़ी के अंदर मिथाइल ज़ैंथीन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपका जो LES प्रेशर होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का जो प्रेशर होता है उसको डिक्रीज़ करता है, यानी सिंपली उसको रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स होगा तो डेफिनेटली आपके जो कंटेंट हैं वो पीछे जाने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिंपली आप कभी नोटिस कीजिएगा, अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर पी लें तो आपको सीने के अंदर जलन रहेगी, तो इसकी वजह यही होती है कि जो मिथाइल ज़ैंथीन होता है वो आपका जो स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स कर देता है। इसके साथ साथ कॉफ़ी आपकी जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती हैं उनको भी बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा और जब वो रिफ्लक्स करेगा पीछे तो आपको ज़्यादा सिम्टम्स महसूस होंगे। इसके साथ साथ जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, टमाटोज़ जो होते हैं वो आपने अवॉइड करनी है, सिट्रस फ्रूट आपने अवॉइड करना है, बेवरेजेस जिसके अंदर कार्बोनेटेड होते हैं उनको भी आपने अवॉइड करना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि डाइट के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं गट के सिम्टम्स को बेहतर करने के लिए। लाइफस्टाइल चेंजेस, और अगर आप ये डाइट फॉर्मुलेशंस को इनका ख्याल रखते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत हद तक चीज़ें बेहतर होंगी। मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हमारे पास एंटासिड्स मौजूद होते हैं, इसी तरह हिस्टामिन ब्लॉकर्स होते हैं, H2 ब्लॉकर्स होते हैं। इसके साथ साथ PPI तो मेप्राजोल वगैरह बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है। इसके साथ साथ प्रोकाइनेटिक एजेंट्स होते हैं जो कि आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को फास्ट कर देते हैं। इसके अलावा सर्जिकल ऑप्शंस भी होते हैं और एंडोस्कोपिक ऑप्शंस भी होते हैं अगर केसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर जाएं। तो डायग्नोसिस कैसा होता है, डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। एंडोस्कोपी की जाती है, अपर एंडोस्कोपी की जाती है, मैनोमेट्री की जाती है, इसोफेजियल मैनोमेट्री जिसे कहा जाता है। इसके साथ साथ एम्बुलेटरी एसिड प्रोब टेस्ट करवाया जाता है जिसके अंदर आपका pH बेसिकली चेक किया जाता है, और आपके जो अपर डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका एक्सरे भी करवाया जा सकता है, और ट्रांसनेसल इसोफिजियोस्कोपी भी करवाई जा सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि सिम्टम्स क्या है और आपका जो फिजिशियन या सर्जन है वो क्या रूट अप्लाई करता है। लेकिन जो माइल्ड केसेस हैं वो लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट के थ्रू बहुत अच्छी तरह मैनेज किए जा सकते हैं। ये तमाम सर्जिकल ऑप्शंस उस केसेस के अंदर होते हैं जब हमने या तो देखना होता है कि आपकी कंडीशन किस हद तक ख़राब हो चुकी है या क्या कंडीशन चल रही है और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो इस कंडीशन को लाइट नहीं लेना, अपने फिजिशियन से रब्ता करें और इन स्टेप्स से अमल करें तो इंशाल्लाह कंडीशन बहुत बेहतर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लेने के बाद